हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन एकेडमी झज्जर। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने क्लास 12th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर रखी थी, और उसी की हम बेसिकली जो है क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब तक हमने कुल मिलाकर 21 लेक्चर जो है ले चुके हैं। और अगर किन्हीं बच्चों ने अब तक वो 21 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करने से पहले वो 21 लेक्चर जरूर देख लें, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस ये समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर? अगर आप उनको देख पाएंगे, कर पाएंगे, तो आपको काफी सारा बेनिफिट भी उसका मिलेगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने एडमिशन्स ओपन कर रखे हैं ऑफलाइन, 6 to +1 क्लास। और +1 में स्पेशली हम कॉमर्स स्ट्रीम जो है ऑपरेट कर रहे हैं। केवल और केवल कॉमर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, और फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने 70% डिस्काउंट रखा है, जो गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ट्यूशन फीस में। ठीक है? तो जिन भी बच्चों को 10th क्लास के बाद अपना जो है करियर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ऑप्ट करना है, तो वो एक बार विवियन लाइब्रेरी एकेडमी झज्जर, सिचुएटेड एट रनिया रोड, टावर वाली बिल्डिंग, झज्जर कैंट में जरूर विजिट करें और अपनी सीट को फिक्स करें। ठीक है? चलिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 22 आज हमारी रहने वाली है, क्लास नंबर 22। और अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था, वो हम गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स पर आ गए थे, और मेथड्स में आज हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के बारे में डिस्कस करना था। चलिए, मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पर ले चलता हूँ। गुडविल के कल हमने मीनिंग, फैक्टर्स वगैरह देख लिए थे। आज हम गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं जो है आपको एक बेस क्लियर कर देता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड का, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। ठीक है? चलिए, देखिए, गुडविल के बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है। कल भी हमने देखा था, फिर एक बार लिख लेते हैं। गुडविल के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है? कि 3 मेथड हमें डिस्कस करने हैं। आज हम केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होगा हमारा? दैट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, इसके बराबर हमारी गुडविल होगी। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमारी गुडविल के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन हम करते हैं, उसमें एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, उनके प्रॉफिट्स और उनमें जो लॉसेस हमें हुए हैं, उनका समेशन करना है, और हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है? हमें डिवाइड कर देना है किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। तो जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, उनके प्रॉफिट और उनके लॉसेस को जोड़ना है। प्रॉफिट है और लॉस है, तो प्रॉफिट को जोड़ के लॉसेस को बता देंगे, और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स उससे डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर गुडविल निकालने का ये पहला स्टेप हमारा रहेगा। और दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें, तो गुडविल का रहेगा दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब यहाँ पर जो मेन
क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का मतलब होता है बेटा कि किसी नई फर्म के अंदर, सॉरी किसी फर्म के अंदर, नई नहीं, किसी फर्म के अंदर अगर हम कोई फर्म खरीदते हैं तो उस फर्म के अंदर जब वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लिए वो नया बिजनेस हो जाता है। तो उस वक्त हम ये उम्मीद नहीं करते कि भाई हम कोई प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो भी हमने प्रॉफिट कमाए हैं उतने प्रॉफिट एटलीस्ट हमें मिलेंगे ड्यू टू ऑफ द ओल्ड बिजनेस परचेज। तो जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो प्रॉफिट ही हमारा क्या माना जाएगा, एक गुडविल का पार्ट माना जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेस पे हम ये कहते हैं कि भाई इतने साल तक हमें एटलीस्ट प्रॉफिट होता रहेगा, अगर हम कोई एफर्ट्स भी नहीं करते हैं तो वो हमारी गुडविल का कारण बनता है। तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज को हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये दो सिंपल से स्टेप हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, जिनमें ये जो स्टेप हम फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो पार्ट बनता है वो बनता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट्स गिवन नहीं होते हैं जिनका मैं जोड़ घटा कर सकूं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर सकूं। उसमें कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं, और एडजस्टमेंट जब मिलती हैं तो उन एडजस्टमेंट्स के बेस पे हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक्चुअल प्रॉफिट में जब प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। आप मेरे साथ ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे कुछ कॉलम्स मेंटेन कर लेने हैं। मान लेते हैं मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट्स रहेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। हम ये कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं बेसिकली बेटा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट व्हेन द एडजस्टमेंट्स आर गिवन। ठीक है, फिर से बात करें, समझे मेरी। हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनेगा केस वन, व्हेन एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन। व्हेन एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन, एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो तो जो ऊपर हमने दो स्टेप पढ़े हैं उन दो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये जो दो स्टेप हमने पढ़े हैं इन्हीं दो स्टेप को हम फॉलो करके चलेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है। फिर हम बात करें इफ एडजस्टमेंट्स आर गिवन। ठीक है, केस नंबर 2 हमारा जो बनता है, केस नंबर 2, इफ एडजस्टमेंट्स आर गिवन। इफ एडजस्टमेंट्स आर गिवन, अगर हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है तो हम एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। और एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। इसमें हमारे पास पार्टिकुलर्स होगा, ये फर्स्ट ईयर मान लीजिए, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। इसमें हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन होंगे। हो सकता है कि लॉसेस हो तो लॉसेस भी हम यही लिखेंगे, प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स लिखेंगे, और लॉसेज हैं तो लॉसेज लिखेंगे, और लॉसेज को लिखने का तरीका रहेगा ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। क्लियर। तो ये पहला पॉइंट होगा जो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये प्रॉफिट्स आपके पास। दूसरा, हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी ऐड होने वाली होंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी लेस होने वाली होंगी। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट हमारी ऐड होने वाली होंगी, कुछ एडजस्टमेंट हमारी लेस होने वाली होंगी। तो जो ऐड होने वाली एडजस्टमेंट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल लॉस अगर हमने घटा रखा है तो उसे हम इसमें प्लस करके चलेंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर है कोई, इफ एनी, तो उसे हम प्लस करके चलेंगे। और अगर कोई नॉर्मल इनकम
या गेन है या प्रॉफिट है तो उसे भी हम प्लस करके चलेंगे। और अगर कोई हमारे पास एबनॉर्मल गेन है या प्रॉफिट है तो उसे हम लेस करके चलेंगे। और कोई नॉर्मल एक्सपेंस है जब तक हमने माइनस नहीं किया तो उसे माइनस करके चलेंगे। इसके आधार पर जो मेरे सामने पॉइंट निकल कर आएगा, जो मेरे सामने पॉइंट निकल कर आएगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स कहेंगे। ये हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि भाई एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? देखिए, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है सच लॉस विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ड्यू टू ऑफ योर जो है अर्थक्वेक, ठीक है, एटसेट्रा। इनकी वजह से कोई लॉस अगर हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित नहीं था, ये अचानक हो गया, है ना। इररेकरिंग नेचर, जो बार बार नहीं हो, ऐसे लॉस जिन पे कंट्रोल भी हमारा कम रहे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। तो ऐसे लॉसेस को हमने अगर, जब हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया था +1 क्लास के अंदर, तो उसमें हमने इनको डेबिट में लिखा था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। तो वहां हमने प्रॉफिट को घटा लिया था, तो वो प्रॉफिट जो घट गया था वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से घटा था, जो बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए हम इसको वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐसे ही अब नॉर्मल इनकम की अगर बात करें, तो एबनॉर्मल इनकम कौन सी इनकम होती है? एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस में रैकरिंग नेचर की नहीं है, या कहेंगे नॉन रैकरिंग नेचर इनकम। नॉन रैकरिंग नेचर इनकम इज कॉल्ड एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम, जैसे बिजनेस तो है हमारा बाइंग एंड सेलिंग का, और हम कर दे क्या? इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके ऊपर हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये हमारी कैसी इनकम हो गई? नॉन रैकरिंग नेचर की इनकम हो गई, ठीक है। ये बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित इनकम नहीं है। तो इसे हम क्या करके चलेंगे? लेस करके चलेंगे। अगर हम बात करें नॉर्मल एक्सपेंसेस की या नॉर्मल गेन की, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस में या नॉर्मल लॉसेस में हम लोग बेसिकली शामिल करते हैं वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड है, बट स्टिल नाउ वी हैव नॉट डिडक्टेड, अब तक हमने घटाए नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, रीजनेबल सैलरी ऑफ पार्टनर्स कहेंगे आप इसे, या रेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये ऐसे खर्चे जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे थे, लेकिन क्योंकि अब तक हमने घटाए नहीं थे, इसलिए हम इसको अब माइनस करके चलेंगे। और जो नॉर्मल इनकम्स होती हैं, लाइक हमने सेल्स की थी, सेल्स ऑफ गुड्स बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड येट, तो उसको अब रिकॉर्ड करके चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई कमीशन हमें मिल गया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको अब रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो ये हमारी नॉर्मल इनकम होती है। तो चारों एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे, जिस ईयर से संबंधित होंगी उस ईयर के साथ इनको हम करके चलेंगे। तो इससे हमारा जो है क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 बन जाएगा। और फिर अगेन स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा?
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो भी हमारे पास समेशन होगा, समेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स और लॉसेज जो भी होगा उसको हम जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और स्टेप नंबर थर्ड हमारा फॉलो हो जाएगा, दैट इज गुडविल। और गुडविल को हम निकालेंगे कैसे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई है? साथ साथ मेरे साथ साथ आप इसे नोट कर लेंगे ताकि आपको स्टेप्स याद रह जाएं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन। तो ये हमारी गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी होगा हमारे साथ कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला स्टेप नंबर 1 में, तो ये हमारा गुडविल आ गई। और कई बार ऐसा होगा एडजस्टमेंट्स होंगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे। और कई बार ऐसे भी होगा कि हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या दिखाएंगे, ट्रेंड दिखाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको एक रैंक दे देते हैं, एक वेट्स दे देते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम क्या असाइन कर देंगे बेटा, वेट्स असाइन कर देंगे, वेट्स। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, बढ़ते क्रम में है प्रॉफिट्स, तो हम जो लोवेस्ट वेट होगा वो सबसे पहले साल के प्रॉफिट को देंगे, उसके बाद वेट्स को बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर प्रॉफिट्स हमारे डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला साल होगा उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे, फिर वेट्स को कम करते हुए चलेंगे। ठीक है, कम करते हुए चलेंगे, क्लियर। और अगर मान लीजिए ऑलरेडी ऑलरेडी वेट्स दिए गए हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन की प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है। और हम जो वेट्स की हुआ ना उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हम लगाएंगे, जैसे स्टेप नंबर 1 कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालने हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लीजिए, वो वैसे ही निकलेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट्स लिखेंगे ईयर वाइज, ईयर वाइज। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल है और उनके यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर उनको वेट्स दे देंगे, क्या दे देंगे, वेट्स दे देंगे। फिर जो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका समेशन कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इनटू वेट्स, जो भी सम बनेगा। ऐसे ही समेशन ऑफ वेट्स कर लेंगे, समेशन ऑफ वेट्स कर लेंगे, क्लियर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इनटू में वेट्स अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो स्टेप नंबर 4 लग जाएगा, दैट इज गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो ये मेरे पास गुडविल आ जाएगी, क्लियर। तो कई बार हमें वेट्स भी गिवन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। आइए अब हम अपनी बुक से देखते हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में जो भी हमें एनसीईआरटी बुक में गिवन होंगे, क्लियर। चलिए देखिए, अंडर दिस मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, अंडर दिस मेथड goodwill is valued at agreed number of years, agreed number of years purchases of the average profit of past few years. It is based on the assumption that a new business will not be able to earn any profits during the first few years of its operations. न्यू बिजनेस का क्या मतलब है कि हमने कोई ऑलरेडी पुराना बिजनेस खरीदा है तो वो हमारे लिए नया हो गया, और हमारे लिए नया होगा तो हम कुछ सालों तक प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। Hence the person who purchases a running business must pay in the form of goodwill a sum which is equal to the profits he is likely to receive for the first few years.
The goodwill therefore should be calculated by multiplying the past average profits by the number of years during which the anticipated profits are expected to accrue. तो जो हमें प्रॉफिट होने की संभावना है उनको हम क्या करके चलेंगे, ऐड करके चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पास्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वर्क्स आउट ₹20,000, एक्सपेक्टेड दैट सच प्रॉफिट आर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अनदर 3 years, 3 साल तक हमें ये प्रॉफिट होंगे। तो गुडविल क्या हो जाएगी, 20,000 गुना में 3, दैट इज 60,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इज इक्वल टू हमारी गुडविल निकल जाएगी 60,000। क्लियर है? ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वेयर एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन। इलिस्ट्रेशन 9 को देखिए, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। इलिस्ट्रेशन 9 में दिया गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years वर रुपीज 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख रुपीज। 5 साल के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं, तो हम 5 साल के प्रॉफिट को इस तरीके से लिख लेंगे। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, इनको जोड़ेंगे, ये टोटल हो गया। और एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल हमने निकालनी कैसे सीखी थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज इक्वल टू गुडविल। बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारी गुडविल की कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में होगी, जहां हमारे पास प्रॉफिट क्या होंगे, सिंपल होंगे, विदाउट एनी एडजस्टमेंट से। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां हमें बताया गया है, the above calculation of goodwill is based on the assumption that no change in the overall situation of profits is expected in the future। ये माना गया कि भविष्य में प्रॉफिट जो होंगे उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, तो उसके आधार पर हमने इस तरीके की कैलकुलेशन की है। द अबव इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज, ये सिंपल एवरेज पर बेस्ड था, जैसा कि मैंने आपको 3 केसेस करके बताए थे व्हेन एडजस्टमेंट्स आर नोट की, है ना। समटाइम्स there exists an increasing or decreasing trends, it is considered to be better to give a higher weightage to profits to the recent years than those of the earlier years. Hence it is advisable to work out weighted average based on the specified weights like 1, 2, 3, 4 for respective profits. However, weighted average should be used only if specified। इलिस्ट्रेशन 10th और 11th हमारा इसी पर बेस्ड है, एक बार इसको देखिएगा। इलिस्ट्रेशन 10, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर 5 years आर एज फॉलोज। 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 के प्रॉफिट दिए गए हैं। प्रॉफिट्स हैं 20, 24, 30, 25, 18। पहले बढ़ रहे थे फिर घट रहे थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में है। और हमें यहाँ पर वेट्स देखिए ऑलरेडी गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने कैसे बताया था इसको, हम इसमें लिखेंगे क्या, ईयर्स लिखेंगे, यहाँ प्रॉफिट्स लिखेंगे, वेट्स लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20 की मल्टीप्लाई, 24 की, 30 की, 25 की और 18 की मल्टीप्लाई करने से टोटल सम ऑफ वेट्स हो गया 15 और टोटल प्रॉफिट गया हमारे पास 3,48,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 3,48,000 डिवाइडिंग बाई 15, 23,200। गुडविल आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 दे रखे थे हमें, 69,600 हमारी गुडविल बन जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 हमारी लास्ट इलिस्ट्रेशन रहेगी एवरेज प्रॉफिट की। उसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होगा, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या दिया गया है बेटा, एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, एडजस्टमेंट्स आर गिवन, एडजस्टमेंट्स आर गिवन। और एडजस्टमेंट गिवन हो तो हमने पहला स्टेप कहा था कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर साथ में हमें यहाँ वेट्स भी दिए गए हैं, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी यूज करेंगे। लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेजेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो यहाँ पर गुडविल का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, गुडविल का फॉर्मूला बन गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, जो कि हमें कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए क्या क्या दिया गया है, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं हमें, वेट्स दिए गए हैं। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है।
On September 1, 2014, a major plant repair was undertaken for 6,000, which was charged to revenue. And the said sum is to be capitalized for goodwill calculation, subject to adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method. क्या मतलब है इसका? एक सितंबर 2014, तो इसका मतलब ये हमारे पास कब आएगा? 2014 और 2015 के ईयर में आएगा। इसके बीच में एक सितंबर 2014 आएगा, तो 14-15 का मतलब हमारे पास कौन से ईयर का प्रॉफिट हो गया? 15 का। हमारे पास कौन से ईयर का प्रॉफिट हो गया? ये 15 का। खाते कब बंद होते हैं? खाते बंद होते हैं हमारे पास, ओके, देखिए अकाउंट्स के क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ 14-15 ना होकर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हम इसको मान लेंगे अपने लिए कि भाई ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा है। तो कैलेंडर ईयर अगर फॉलो कर रहा है तो उस ईयर को हम ये मानते हैं कि 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट भी हमें ऐसे दिए हैं 12, 13, 14 और 15, तो 12, 13, 14 और 15 ये हमारी सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में गिवन प्रॉफिट्स हम यहाँ लिख देंगे। ये हमने गिवन प्रॉफिट्स लिख दिए। अब जो एडजस्टमेंट्स हमें गिवन थी कि 1 सितंबर 2014, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को ये खाते बंद हो रहे होंगे। 31 दिसंबर को अगर ये खाते बंद हो रहे होंगे तो जो मेजर प्लांट रिपेयर थी वो कैपिटल एक्सपेंस था, लेकिन हमने उसको रिवेन्यू मान लिया। रिवेन्यू मान लिया तो क्या हुआ होगा? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया होगा 2014 का, तो उसमें यहाँ लिख दिया होगा टू रिपेयर ऑफ प्लांट, मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट, जिससे मेरे प्रॉफिट्स घट गए होंगे। प्रॉफिट घट गए होंगे तो 2014 में प्रॉफिट्स को हम इससे इंक्रीज करने वाले हैं। आइए यहाँ देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू 2014 में हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, सॉरी मेजर रिपेयर को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, जब हमने इसको रिवेन्यू खर्चा मान लिया था तो एसेट नहीं बनी थी, एसेट नहीं बनी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, तो अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अब इसको हम दोबारा से रिवेन्यू से कैपिटल मान रहे हैं। तो रिवेन्यू से कैपिटलाइज कर दिया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनेगा। डेप्रिसिएशन बनेगा तो 6,000 पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन सबसे पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा हमारा। तो 4/12, तो ये आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12×5 = 60 जीरो, तो 200 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया पहले साल में। तो 2014 में देखो अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन के नाम से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर रखा है 200 रुपये। अब 6,000 में से 200 गए तो मेरे पास बच गया 5800, और क्योंकि अगला पूरा साल रहेगा वो यूज, तो उसके ऊपर 10% 580 रुपये का डेप्रिसिएशन बन जाएगा। तो होप सो ये दो पहली वाली एडजस्टमेंट आपको क्लियर हुई होगी, है ना। दूसरी वाली देखें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। 2013 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? ओवर वैल्यूड हो गया। अब ओवर वैल्यूड का मतलब है ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ पर है बेटा? आप ये बताओ मुझे। क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक जब लिखा तो 2400 रुपये ज्यादा दिखा दिए। ज्यादा दिखा दिए तो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट होगा वो भी तो बढ़ जाएगा ना इससे। और ग्रोस प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो हम क्या कर देंगे? उसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे? लेस करके चलेंगे। आइए 13 में देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या कर रखा है? लेस कर रखा है 2400 रुपये। अब मुझे बताइए, जो ये क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का, क्या वो नेक्स्ट ईयर जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा 2400 रुपये से? ये भी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड तो अब की बार हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या है? वो इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो जो कि गलत डिक्रीज हो गया, तो इसको इस साल प्लस कर लेंगे और प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। तो इसको लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, और ये देखिए 2400 हमने प्लस कर लिए। क्लियर है? चलिए आगे आइए। आगे लिखा है, cover management cost and annual charge of rupees 4800 should be made for purpose of goodwill valuation। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो कवर मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको हमने एनुअल चार्ज मान रखा था, लेकिन अब तक हमने चार्ज नहीं किया था। अब चार्ज करना है तो ये हर साल में से चार्ज होगा। तो सबसे पहले देखिए यही एडजस्टमेंट दी गई है और लेस करके चलेंगे। चार्ज है तो 4800, 4800, 4800 माइनस करते हैं, तो इससे सब एडलेस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया
ठीक है, प्रॉफिट घट रहे हैं बढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 12, 13, 14, 15, 15 में ये प्रॉफिट्स मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए, वेट दे रखे थे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई मैंने करा दिया। तो ये मेरे पास सम ऑफ वेट्स आ गए 10, और ये आ गया मेरे पास 2,19,280 रुपये। हमने इन दोनों को टोटल किया, टोटल करने से मेरे पास क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 2,19,280 डिवाइडिंग बाई 10। तो ये मेरे पास आ गया 21,928 रुपये। अब नंबर ऑफ वेट्स कितने दिए थे इसने, नंबर ऑफ परचेज, यस परचेज 3 दिए थे, तो 3 से इसको क्या करा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आ जाएगा 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 9 3 27, 2 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, तो 65,784 रुपये हमारी गुडविल आ जाएगी। आइए चेक करते हैं क्या हमारी ये गुडविल आई है। ये लीजिए 65,784 रुपये की हमारी गुडविल आ गई। और ये हमारे कुछ वर्किंग नोट इन्होंने बना के दिखाए हैं, तो उस वर्किंग नोट को भी आप इस तरीके से शो करके चलेंगे। पहला डेप्रिसिएशन का, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये यहाँ पर 13 था और यहाँ 14 आ जाएगा, प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो किस पे रहेगी बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड पर। किस पे रहेगी हमारी, सुपर प्रॉफिट मेथड पर। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप शेयर करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करिए। लाइव क्लासेस हैं ये, और ये रेगुलर बेसिस पर मैं ले रहा हूँ, तो इसमें आपको जो है बेनिफिट रहेगा। कोई डाउट होगा वो भी आप इसमें पूछ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। एकेडमी हर छात्र की शान, एडमिशन ओपन, देर न करें, अपनी सीट सुरक्षित करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।